Technology. Today we are going to talk about a work by Samuel Taylor Coleridge, that is Biographia Literaria. Biographia Literaria, which was published in 1817, and ये है एक critical autobiography, and it was published in 2 volumes. और इसका अगर आप देखें, its working title was Autobiographia Literaria, और वी कैन से अगर इसका जो पूरा नाम है वो है Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. So as you know that it was published in 1817, and it was the work of S.T. Coleridge of autobiography and literary criticism. सो और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर, इन इस तरीके से पोइट्स की इन्होंने बात भी की है. सो ये बहुत ही फेमस वर्क है एस.टी. कॉलरिज का, और इसमें किस तरीके की चीज़ें वो बताते हैं वो हम देखेंगे. तो इसमें क्या होता है कि कॉलरिज जो है वो जो भी पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, वो किस तरीके से हैं और किस तरीके की वो राइटिंग करते हैं वो बताते हुए वो ये सब कुछ कहते हैं कि राइटर्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क को लिखते हैं. वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से उनका जो पहले का जो वर्क होते थे, अर्लियर वर्क्स होते थे, उसमें वो जो एक्सप्रेस करते थे वो कितना सिंपल होता था, सिंपलिसिटी की बात करते हैं, और वो ग्रीक पोइट्स से काफ़ी इंस्पायर्ड थे. और जैसे जैसे वो कहते हैं कि किस तरीके से वो इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, फिर भी ये जो लिख रहे हैं वो एक बहुत ही वर्दी सब्जेक्ट है. दैट मीन्स ये बायोग्राफी लिटरेरिया में बहुत अच्छे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि इसकी बात करने के लिए वो मेच्योर इनफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा वर्क लिख रहे हैं. साथ ही साथ में ये ऐसे भी बताते हैं कि कॉलरिज ये भी बताते हैं कि किस तरीके से नेचर से इंटरेक्ट करते हुए जो भी जो स्पिरिचुअल यूनिटी जो आती है पोइट्स के अंदर, उसकी भी बात की गई है. हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं. तो ये जो समरी है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में लिखी गई है, और उसने जो पोइट्स की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे खुद की स्टेजेस की भी बात की है उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कि, और भी चीज़ों की बात की है, लेकिन वो क्रॉनिकल ऑर्डर में उन्होंने बात नहीं की है. दैट मीन्स आगे पीछे चीज़ों को रखते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें की हैं, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इनमें जो है इमेजिनेशन की बात की है, फैंसी की बात की है. इमेजिनेशन की भी 2 टाइप्स, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है. इसमें जो वो कहते हैं राइटर्स के बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जो हैं राइटर्स जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए किस तरीके से, जो फेमस राइटर्स हैं लाइक मिल्टन एंड शेक्सपियर, वो किस तरीके से वो जो चीज़ें हैं पहले तो वो इस कंपाउंड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो अपनी मेच्योरिटी को शो करते हैं कंपाउंड वर्ड्स को यूज़ करते हुए. वो ये भी बताते हैं कि वो स्टार्टिंग में किस तरीके से ग्रीक पोइट्स की तरफ जो थे उन्हीं से इंस्पायर थे और उनका झुकाव उनकी तरफ था. फिर कॉलरिज ये भी कहते हैं कि उनसे ग्रीक पोइट्स से इंस्पायर होने के साथ साथ में वो जो हैं इतने मैच्योर ना होने के बावजूद भी इस तरीके से इस मेटाफिजिकल टॉपिक्स या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के बारे में वो लिख रहे हैं, और वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी प्राउड करते हैं. वो अपने जो हैं सेकेंडरी स्कूल के डेज को याद करते हुए कहते हैं कि जब वो क्राइस्ट हॉस्पिटल के जो सेकेंडरी स्कूल के जो दिन हैं, जब उन्होंने अपनी पोम लिखी थी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वो अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए ये भी कहते हैं इनमें इस वर्क में कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. वो कहते हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं जो उनके जो दिन थे जो फॉर्मल एजुकेशन में, वो उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि वो उनके कुछ ज़्यादा खास दिन नहीं थे, क्योंकि उनके जो इमेजिनेशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही उस टाइम पे. वो कहते हैं कि क्लासरूम के बजाय वो बाहर अगर बच्चों को पढ़ाया जाए और फ्री घूमने को दिया जाए तो वो ज़्यादा नॉलेज अब्जॉर्ब करते हैं, ना कि बुक्स में क्लासरूम में इस तरीके से बिठा के किसी बिल्डिंग में जब उन्हें पढ़ाया जाता है उसके
अगेंस्ट बोलते हुए वो ये कहते हैं कि उनको फ्री रहना चाहिए और फ्री रखना चाहिए उनको, ताकि वो और अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। साथ में कॉलरिज ये भी कहते हैं कि किस तरीके से वो बात करते हैं रियलिटी की। वो ये भी कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं डेविड हार्टले का, कि वो जो उनकी नई थॉट्स, वो डेविड हार्टले को के बारे में बताते हैं। उनके चीज़ों पे एग्री करते हुए वो कहते हैं कि नई जो थॉट्स होती हैं वो जो है वो एग्जिस्टिंग आइडियाज से ही आती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके जो आइडिया हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे जो लोग होते हैं वो नेचर से इंटरेक्ट होते हैं, तो जो ह्यूमन माइंड है वो कोई मैकेनिकल ऑपरेट नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ होते हैं उन्हीं से थॉट्स बनती हैं। मतलब नए जो आइडियाज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं बिना किसी ओल्ड थॉट की हेल्प से। तो इस तरीके की वो बात करते हैं। साथ ही साथ में वो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बताया था, कि वो इसमें एक फेमस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कि इमेजिनेशन की बात करते हैं, कि प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या फ़र्क होता है। वो कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो तो एकदम बेसिक होती है, दैट मीन्स हर इंसान में पाई जाती है। वो परसेप्शन की फंडामेंटल लेयर होती है। दैट मीन्स कि कोई भी आप बेसिक से बेसिक एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आप उसको यूज करते हो, दैट मीन्स वो प्राइमरी एजुकेशन इमेजिनेशन है, सॉरी। सेकेंडरी इमेजिनेशन की अगर बात करें तो वो है कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद आती है। दैट मीन्स कि इसमें जो है क्रिएटिविटी होती है, नए आइडियाज होते हैं, नई पॉसिबिलिटीज को इंसान ढूंढता है, आर्ट या फिर इस तरीके क्रिएटिव वर्क को करने के लिए यूज में आती है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है वो हर किसी के पास नहीं होती है। दैट मीन्स कि वो हम जो भी कुछ ऐसे नए आइडियाज के काम करते हैं उसमें इस चीज का यूज होता है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो इस तरीके से सारी चीज़ों को डिसॉल्व डिफ्यूज करके और रिक्रिएट का काम करती है। यहाँ पे वो एक और वर्ड की बात करते हैं, फैंसी की। तो इसमें फैंसी में क्या बताते हैं कि फैंसी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइंड रीअरेंज करता है मटेरियल्स को। जैसे कि मटेरियल्स उनकी जो भी कैटेगरीज होती हैं, उनकी जो एसोसिएशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हर एक मटेरियल को रीअरेंजमेंट का काम जो होता है वो फैंसी करती है। सो वो फैंसी को और इमेजिनेशन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये बताते हैं कि फैंसी जो होती है वो मेमोरी पे डिपेंड होती है, उसका एक फिक्स प्रोसेस होता है, और जो कि सेकेंडरी मेमोरी इमेजिनेशन जो होती है वो जनरेटिव होती है। दैट मीन्स कि वो कोई क्रिएटिव काम हम करते हैं तो ऐसी चीज़ों में वो काम आती है। तो वो इन वर्ड्स को मोस्टली इन्हीं वर्ड्स पे यहाँ पे जो होता है कि ध्यान दिया जाता है बायोग्राफी या लिटरेरिया में, कि उन्होंने इमेजिनेशन में कौन कौन सी इमेजिनेशन बताई है, फैंसी क्या होती है। इस तरीके से एट द एंड कॉलरिज जो होते हैं कह रहे हैं कि जो पूरा यूनिवर्स जो है ये एज ए होल है, लेकिन लोगों में एक एबिलिटी होती है कि ये इसको आध्यात्मिक रूप से एक देखते हैं, और ये जो है हर किसी में नहीं पाया जाता। मतलब लोग इसको जैसे पूरे जो यूनिवर्स को स्पिरिचुअल यूनिटी के तौर पे देखते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये जो चीज़ें हैं ह्यूमंस में हर किसी में नहीं पाई जाती हैं, और इस तरीके का जो दृष्टिकोण है वो पाना भी बहुत ही हार्ड है। क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनके पास में जो माइंड होता है वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो होता है झुकाव हो जाता है, या फिर वो कहते हैं कि हम हमारे जो सेंसेस होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो कोई भी चीज़ के पीछे खींचे चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सही जो चीज़ है, जो सही फैंसी है वो यही है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, और एक जो सही आध्यात्मिक ज्ञान है और उसकी तरफ जो खींची चली जाती है, उसको जो स्पिरिचुअल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की तरफ जो जाती है, वो ही सबसे ग्रेट जो फैंसी है वो होती है। सो ये सब कुछ जो समरी इसमें बात की है हमने बायोग्राफी लिटरेरिया में एस टी कॉलरीज ने क्या बताया है। सो होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।